जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल मनंत क्लासेस में स्वागत है। आज हम राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण एमसीक्यू को लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने राजनीतिक विज्ञान से और भी वीडियो कराए थे। ये मेरा लास्ट वीडियो होगा जो कि राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू एग्ज़ाम की दृष्टि से जो बहुत ही आवश्यक है। इससे पहले मैंने 31 चैप्टर कराया है इसका बुक का, लूसेंट बुक का। यह 32वां चैप्टर है ये वीडियो, जो कि राजभाषा से संबंधित है। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे राजभाषा से, और इस लूसेंट बुक का जो भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है वह आज हम समाप्त कर देंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं राजनीतिक विज्ञान का पिछले साल में पूछे गए महत्वपूर्ण एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है इसमें, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारत की राजभाषा है हिंदी। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? हिंदी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 वन के तहत। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? अनिश्चित काल के लिए। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? बांग्ला। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? उर्दू। निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राज्य की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? भोजपुरी। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। सिंधी को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 21वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 ईस्वी में बीजी खैर की अध्यक्षता में। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी? अनुच्छेद 350(1) में। संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित की गई? सिंधी। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का
समावेश किया गया 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सी भाषा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? राजस्थानी। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? अंग्रेजी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? जम्मू एवं कश्मीर में। 8वें परिशिष्ट का संबंध है भाषा से। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 22। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? संथाली। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? अंग्रेजी। अगला चैप्टर है राजभाषा। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। अगला चैप्टर है आपात उपबंध। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपात होता है? 3 प्रकार का। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352 के तहत। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? 3 बार। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? 2 बार। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? 1 बार। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? 3 दिसंबर 1971 को। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? 26 जून 1975 को। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? आंतरिक अशांति। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। द्वितीय आपातकाल के उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे वी गिरी। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? फरुखुद्दीन अली अहमद ने। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की थी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे हैं? आंतरिक अशांति। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा है? कोई समय सीमा नहीं है इसकी।
राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है, वैसा ही बना रहता है। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है: युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? 1 महीने में। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए 1 महीने में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति करता है? राज्य के राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्य के राज्यपाल के शासन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? 2 माह के भीतर। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्यपाल के। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 6 माह। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता है, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? न्यायिक। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? 6 माह के लिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? 3 वर्ष तक। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 12 माह। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जून 1951 को। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? पंजाब में। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई? इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है? कार्यपालिका शक्ति और विधायिका शक्ति।
संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 360 के आधार पर। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? वित्तीय आपात स्थिति की। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? राष्ट्रपति के। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? वित्त विधेयक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपात की उद्घोषणा के 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुका है? कभी नहीं, यानी एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना आवश्यक है? 1 माह। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति के हाथ में। अगला चैप्टर है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? संसद। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली। वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है? दिल्ली एवं पुडुचेरी में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? मुख्य आयुक्त। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक ही कहा जाता है? लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? दिल्ली। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? चंडीगढ़। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है और सूची 2 में प्रशासन संचालनकर्ता का नाम दिया गया है। चंडीगढ़ मुख्य आयुक्त, लक्षद्वीप प्रशासक, पुडुचेरी उपराज्यपाल, दिल्ली उपराज्यपाल। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन की शक्ति प्रदान की गई? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित नाम पर विचार कीजिए। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ
चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। सही है। अगला चैप्टर है जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान। निम्नलिखित राज्यों में से किस एकमात्र राज्य का अपना अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 प्रदान करता है जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा। जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 1957 ईस्वी में। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957 को। जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में समवर्ती सूची के विषयों इसमें से कुछ अपवाद को छोड़कर पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को। निम्नलिखित में से किन विषयों पर कानून बनाने से पूर्व संसद को जम्मू कश्मीर की विधानमंडल से सहमति लेना आवश्यक है? राज्य का नाम, राज्य क्षेत्र में परिवर्तन और राज्य क्षेत्र के किसी भाग के व्ययन को प्रभावित करने वाला कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता। भारत में संविधान का कौन सा भाग जम्मू कश्मीर में बिल्कुल लागू नहीं होता है? राज्य नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित भाग 4। संघ सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकता है? वित्तीय आपातकाल। जम्मू कश्मीर में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाने की दशा में कौन सी घोषणा की जाती है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की घोषणा और जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 92 के अधीन राज्यपाल शासन की घोषणा। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? 1965 ईस्वी में। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। कश्मीर का अलग संविधान। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है 6 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में उपबंध किया गया है जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधानों का। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? जम्मू कश्मीर का। अगला चैप्टर है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुदलीय व्यवस्था। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? राजनीतिक दल के। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित है। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों एवं कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं। विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन ए और निष्करण आर दिया गया है। कथन ए में है भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। निष्कर्ष में दिया गया है राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। इसका आंसर होगा कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की सही व्याख्या करता है। कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? 4 राज्यों में। किसी राजनीतिक दल को
राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल हो, कम से कम 4 राज्यों में। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो? 4%। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है बहुदलीय पद्धति। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? 14 राजनीतिक दल को। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? 7। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? अकाली दल। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 4%। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में राज्य स्तरीय पार्टी का नाम दिया गया है और सूची 2 में संबंधित राज्य का नाम दिया गया है। शेतकर कामगार पार्टी महाराष्ट्र, पट्टाली मक्कल कतची पुडुचेरी, रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी केरल, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था? 1964 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा छाप। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा या विधानसभा चुनावों में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? हाथी। धनुष और तीर निशान है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? 1925 ईस्वी में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? भाजपा का। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? सीपीआई का। पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? फॉरवर्ड ब्लॉक। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? इनमें से कोई नहीं। 1999 ईस्वी में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ?
कांग्रेस पार्टी के। निम्न में से कौन सा दल न तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है, न ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? अकाली दल। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? भारतीय साम्यवादी दल की। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना B.R. अम्बेडकर द्वारा की गई थी? स्वतंत्र श्रमिक दल की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल में। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी? 1977 ईस्वी में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP को डैश में स्थापित किया गया था? 1999 ईस्वी में। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2012 ईस्वी में। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की स्थापना किसने की? CN अन्नादुरई ने। भारतीय राजनीतिक पार्टी CPI का पूरा नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारतीय राजनीतिक पार्टी बसपा का पूरा नाम क्या है? बहुजन समाज पार्टी। भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अगला चैप्टर है भारतीय राजनीतिक दल में दबाव समूह। भारतीय राजनीति में दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस अर्थ में भिन्न होता है? वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं। दबाव समूह का कार्य है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। दबाव समूह का उल्लेख सामान्यतः होता है विशेष हित समूह के रूप में। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थ बोध कराता है? नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह। D.D. मैक्किन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है गुमनाम साम्राज्य के रूप में। निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? H.M. फाइनर ने। भारत में संगठित दबाव समूह गठित नहीं होने का मुख्य कारण है भारत में अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल ही दबाव समूह का कार्य करते हैं। संगठित राजनीतिक समूह जो राजनीति में सक्रिय है उनका कोई निश्चित विचार नहीं है। समूहों का भारत में न तो स्वतंत्र अस्तित्व है और न ही वह राजनीति में स्वायत्त भूमिका का निर्वहन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह है? भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और विश्व हिंदू परिषद। गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? उत्तर प्रदेश में। शेतकारी संगठन नामक कृषि संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? महाराष्ट्र में। विश्व हिंदू परिषद
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं? भाजपा के। भारतीय राजनीति में सक्रिय व्यावसायिक संघ जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं फिक्की और एसोचैम। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936 ईस्वी में। भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष के बाद हुआ? 1969 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नाडार जाति संघ तमिलनाडु से संबंधित है। रेड्डी जातीय समुदाय आंध्र प्रदेश। लिंगायत समुदाय कर्नाटक से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? मजदूर संघ के सदस्य। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में कृषि संगठन का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसका प्रभाव क्षेत्र दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश। शेतकारी संगठन महाराष्ट्र। भारतीय किसान संघ गुजरात। रैयत संघ कर्नाटक। सूची 1, 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में छात्र संगठन का नाम दिया गया है और सूची 2 में संबंधित दल का नाम दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन साम्यवादी दल। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस। समता युवाजन समाजवादी पार्टी। भारत में निम्नलिखित में कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है? INTUC। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में श्रमिक संघ का नाम दिया गया है और सूची 2 में राजनीतिक दल का। AITUC भाकपा। INTUC भाजपा। AITUC भाकपा से संबंधित है। INTUC कांग्रेस से संबंधित है। UTUC माकपा से संबंधित है और BMS भाजपा से संबंधित है। विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? अमेरिका की। अगला चैप्टर है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? 52वां संविधान संशोधन। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किस सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष को। सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन की किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया? 7वें धारा को। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? संविधान का 52वां संशोधन कानून। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो सके? 6 माह के अंदर।
भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? 15 फरवरी 1985 ईस्वी में। अगला चैप्टर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? 5वीं और 6ठी अनुसूची में। किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? 6ठी अनुसूची में। संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अधीन आने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? 5वीं अनुसूची में। अगला चैप्टर है पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। संविधान के किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? भाग 3 में। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 330 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित प्रदान की गई है? अनुच्छेद 332 के तहत। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 84 सीटें। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? 47। अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट है। इसका ध्यान रखिएगा। राज्य विधानसभाओं के कुल 4132 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? 1109। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की भी व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 131। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़ा वर्ग से। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? अनुच्छेद 331 के तहत। राज्य विधानमंडल में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? अनुच्छेद 333 के तहत। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में
संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था। 65वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? 89वां संविधान संशोधन द्वारा। मूल संविधान में संसद, लोकसभा एवं विधानमंडल, विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? 70 वर्ष के लिए। संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? नहीं, परिभाषित नहीं किया गया है। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? 2। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को प्रतिनिधित्व न होने की दिशा में मनोनीत कर सकता है? 1। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? 2। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था, जिसकी सिफारिशों को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया? वीपी मंडल। मंडल आयोग का संबंध था पिछड़ी जातियों से। मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? पिछड़े समुदाय के लिए। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण किया? 27%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 ईस्वी में। क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। अगला चैप्टर है पदाधिकारियों का अनुक्रम। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। अग्रता के क्रम में इनका सही अनुक्रम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और लास्ट में मंत्रिमंडल सचिव। अग्रता अधिपत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अग्रता का सही अवरोही क्रम है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के उपाध्यक्ष और भारत के महान न्यायवादी, फिर संसद सदस्य। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा अनुक्रम सही है? राज्यों के राज्यपाल, उसके नीचे भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके नीचे राज्यों के मुख्य न्यायाधीश और उसके नीचे मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला चैप्टर है संविधान संशोधन। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है?
भाग 20 अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में संशोधन होता है। धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधन किया जा सकता है अकेले संसद द्वारा। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है यदि मामला राज्य के हित में संबंधित हो? संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 ईस्वी में। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? 1951 ईस्वी में। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। भूकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तलक का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? 10वां। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? 11वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? 11वां संविधान संशोधन अधिनियम। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 13वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश की स्थापना की गई? 18वां संशोधन द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 21वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? 22वां संविधान संशोधन द्वारा। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? 42वां संशोधन। देशी नागरिकों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 26वां। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? 31वां। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 35वें। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? 36वें। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई? 41वां संशोधन द्वारा। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। 42वें संशोधन द्वारा। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? 36वां संशोधन द्वारा।
भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वें संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? 42वें संशोधन द्वारा। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है? 42वें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? 42वें संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत स्थापित किया गया? 42वां संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य का। किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? 42वें संशोधन द्वारा। किस संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? 44वां संशोधन द्वारा। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? 44वें संशोधन द्वारा। भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियमित पारित किया गया? 43वां व 44वां। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंततः स्थापित किया गया? 44वें संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संशोधन द्वारा। 42वें संवैधानिक संशोधन 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? 44वां। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? 39वें संशोधन द्वारा। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है?
52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दल बदल तथा अनर्हताएं। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? 1985 का 52वां संशोधन। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? 53वां संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 55वां संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 56वां संशोधन द्वारा। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वां संविधान संशोधन द्वारा। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? नगर पालिका से। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? 69वां संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? 70वें संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? 71वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? 74वां संशोधन। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 73वां और 74वां संशोधन। किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? 84वां संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? 86वां संशोधन। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? 92वां संशोधन। भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 91वां संशोधन। 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? 15%। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है मूल कर्तव्यों से। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 58वां संशोधन। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में संवैधानिक संशोधन दिया गया है और सूची 2 में राज्य का दर्जा दिया गया है। 18वां संशोधन अधिनियम हरियाणा। 22वां संशोधन अधिनियम मेघालय। 55वां संशोधन अधिनियम अरुणाचल प्रदेश। 56वां संशोधन अधिनियम गोवा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? 89वां संशोधन द्वारा। निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से
निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। 7वां और 31वां, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वां संशोधन। संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है 6 और 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है? 62वां संशोधन पिछड़ी जाति से। 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में संविधान संशोधन दिया गया है और सूची 2 में उससे संबंधित विषय दिया गया है। संविधान 69वां संशोधन अधिनियम 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना। संविधान 75वां संशोधन अधिनियम 1994, राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। संविधान 80वां संशोधन अधिनियम 2000, 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना। संविधान 83वां संशोधन अधिनियम 2000, अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज व्यवस्थाओं की बुनियादी रखना। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? राष्ट्रपति के निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची शामिल करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का पहल किया जा सकता है लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। संविधान भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? पहला संशोधन अधिनियम द्वारा। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 1206। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? 91वां संशोधन द्वारा। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है?
92वां संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। 91वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? निजी शिक्षा संस्थाओं में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान। भारत सरकार शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां और 31वां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? 42वां संशोधन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 73वां संशोधन। भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? 24वां संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वें संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? 26वां संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेले संसद द्वारा। वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से। अगला चैप्टर है पंचायती राज व्यवस्था। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 क में। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? पंचायतों का कार्यक्रम। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना।
73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत के। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 73वां संशोधन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? 29। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? 1/3। 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? महिला वर्ग को। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? 6 माह के अंदर ही। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? 5 वर्ष। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी, सिद्धराज ढड्ढा और राजीव गांधी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्लभ वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे राजीव गांधी। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया 1959 ईस्वी में। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया राजस्थान में। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1959 ईस्वी में। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में आरंभ की गई आंध्र प्रदेश में। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? नागौर, राजस्थान में। देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण था अशिक्षा।
पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया बलवंत राय मेहता द्वारा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है बलवंत राय मेहता। पंचायत में भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? बलवंत राय मेहता। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? 3 स्तर पर। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? पंचायत समिति को। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है पंचायत समिति। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? नगर परिषद। पंचायती राज संस्थाओं के गठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया अशोक मेहता समिति ने। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? अशोक मेहता समिति ने। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? अशोक मेहता समिति को। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 1959 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? 2 स्तरीय। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? पंचायती राज से। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद जीवी के राव समिति और अंत में एल.एम. सिंघवी समिति। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? अशोक मेहता ने। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? ग्राम सभा व पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? जिला परिषद। पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है खंड विकास पदाधिकारी। जिला परिषद का मुख्य कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास। पंचायती राज की प्रधान समस्या है दलगत राजनीति। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद के। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है राज्य सरकार पर। खंड स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति है एक प्रशासनिक प्राधिकरण। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं?
प्रधान सदस्य, सहयोगी सदस्य और सहयोजित सदस्य। निम्नलिखित में से सही वरीयता क्रम क्या है? ग्राम सभा, पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। पंचायती राज सम्मिलित है राज्य सूची में। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों पर कर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? 73वां संशोधन। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तहसील स्तर। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 21 वर्ष। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है माध्यमिक शिक्षा। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं खंड विकास पदाधिकारी। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्रारंभिक भाग है ग्राम पंचायत। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? नागौर से। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1957 ईस्वी में। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है सरकारी अनुदान पर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? मेला एवं बाजार कर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है एक प्रशासकीय अधिकरण। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? बलवंत राय मेहता समिति। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा। ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? PVN राव समिति। ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कृषि आय पर कर। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ग्राम पंचायत। तो इसके साथ ही इंडियन पॉलिटी यानी राजनीतिक शास्त्र का पूरा लुसेंट बुक का जितना भी महत्वपूर्ण
वन लाइनर एमसीक्यू था, जो कि पिछले वर्ष पहले पूछा गया है और उसके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। वह पूरा मैंने पूरा का पूरा आपको कवर करा दिया है, जो कि 4 वीडियो इस पर मैंने पूरा इंडियन पॉलिटी पे 4 वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप लोग को किसी भी एग्ज़ाम का हाल फिलहाल में एग्ज़ाम देना है या आगे भी देना है तो इस चारों वीडियो को देख लेने से आपका कम से कम 5 से 7 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद,